Good evening dear students. Today we are going to start new chapter chemical bonding. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग देखिए, हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एटम्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो होता क्या है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, पहले भी मैंने बताया था कि एटम्स को कंबाइन करते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या करते हैं, आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो ऑलरेडी स्टेबल हैं आपके, ठीक है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, है ना, जैसे कि हमारी नोबल गैसेस। ठीक, उसके बाद आपका आता है कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण एटम्स जो होते हैं कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ योर केमिकल बॉन्डिंग। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, जब केमिकल बॉन्डिंग होती है, मतलब जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उस समय आपका एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? घटती है, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड्स के टाइप्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। शॉर्ट में पहले एक बार बताया था, एक छोटी सी क्लास इंट्रो टाइप की ली थी मैंने, है ना। जो एटम्स के बीच में होते हैं वो बॉन्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो आपके कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आपका जो होता है वीक बॉन्ड, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है, मतलब उसमें आपके 2 आएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स में भी इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के ही बीच में रहता है। और एक आता है आपका वैन डर वाल्स बॉन्ड। ठीक है, अब कारण क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का? वही जो मैंने बताया था, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस ग्राफ में देखिएगा, ये जो ग्राफ है आपका, इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इधर बढ़ रहा है और इधर आपकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब दो एटम्स पास में आते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखिए, घटने लगती है। और जैसे जैसे ये दूर जाने लगते हैं उसी तरह से फिर पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा याद रखिएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इसलिए डेल्टा एच आपका क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? उस समय एनर्जी का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं? स्टेबिलिटी कब होगी? इतना समझ में आ गया? इस स्लाइड में इतनी चीज़ें हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? है किसी को डाउट? आगे बढ़े, चल नेक्स्ट। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जिसका आउटर वैलेंस शेल जो है वो जिसका कंप्लीट है ना, वो आपका क्या करेगा? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्टेट रूल। इसमें आप ऑक्टेट रूल भी पढ़ोगे। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8। बाहर की तरफ कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब वो किस तरह से हो सकते हैं? वो 3 तरह से हो सकते हैं। या तो इक्वल शेयरिंग हो रही है दोनों तरफ से, या अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, वो भी आगे पढ़ाएंगे। अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। समझ में आया? ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? मुझे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, या तो मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ, या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूँ, है ना। तो इस तरह से आपका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने की कंडीशन होगी। उसके बाद देखो कोसल-लुईस अप्रोच टूवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग। एवरी एटम हैज़ अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि सभी की टेंडेंसी होती है, लेकिन हम 2 एलिमेंट्स ऐसा पढ़ते हैं, आपका हाइड्रोजन और लिथियम, है ना। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है? कमी रहती है। लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अगर हम डुप्लेट की बात करते हैं तो। ठीक है, डुप्लेट की अगर बात करते हैं तो ठीक है, वो आपका ऑक्टेट की तरफ नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि लिथियम क्या है? 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन से उसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से वो क्या कर सकता है? लूज़ कर सकता है, शेयर कर सकता है, और आपका डुप्लेट उसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसी तरह से आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो ऑक्टेट रूल को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। ठीक है, जैसे H2O है, ठीक है, इसमें आपका क्या ऑक्टेट रूल क्या है? पूरा 8 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, काउंट कर सकते हो,
इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। बात आती है हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, ऑक्टेट रूल आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर जब आप आओगे तो क्या होगा, उधर से जाओ ना, उसके बाद क्या है, ये जैसे है आपका, इट डजंट ओबे द ऑक्टेट रूल, ठीक है, यूज योर कॉमन सेंस, बट इट इज नॉट कॉमन टू एवरीवन, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, फेलियर, देखिए हम सोच रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी आपके कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिसमें बीच में जो आपका सेंटर एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कम होता है, 8 से कम भी हो सकता है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, ठीक है, और 8 से बहुत अधिक भी हो सकता है। ऐसे भी आपके कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, तो उस समय आपका ऑक्टेट रूल क्या होता है, वहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम उसी चीज़ को देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स अभी हम डील करेंगे वो आप वही है, ठीक। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स इन विच ऑक्टेट, जिसमें क्या है आपका कंप्लीट नहीं है, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं, जब ये आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन, इन सब जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप देखोगे कि इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट नहीं है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना। उसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं, BeCl2, बोरॉन, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। आगे देखो फिर, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और हाइपरवेलेंट, जब आपके 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर PCl5, SF6, IF7 है ना, इसमें आप देखोगे फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। उसी तरह से आप सल्फर का काउंट करोगे तो आपको 12 मिलेंगे, IF7 में जाओगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 8 से अधिक हो गए ना ये, ठीक है। उसके बाद आइए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, NO2, ये आपके ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में 11 होगा, किसी में 13 होगा, ये आपके मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दिस आर द फेलियर ऑफ द ऑक्टेट रूल। समझ में आ गया ऑक्टेट रूल और उसका फेलियर। 3 चीज़ें याद रख, पहले ऑक्टेट रूल याद रखना कि क्या होता है, उसके बाद उसके फेलियर में आपकी 3 चीज़ें आएंगी। क्या 3 चीज़ें आएंगी, कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और एक और कौन सा पॉइंट, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उपस्थित हो सकते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़े, कोवलेंट बॉन्ड, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड आपने कई बार सुना है, जब हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं उस समय जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, एलिमेंट्स आपके जो होंगे वो इसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन को क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा उसका। उस तरह से ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है और नाइट्रोजन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे आ जाओ, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन्स, ये कई बार पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो सेम स्पिन का नहीं होना चाहिए, अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, और लोकलाइज होना चाहिए, दोनों एटम्स के बीच में उसका लोकलाइजेशन, उसका जो अरेंजमेंट है वो 2 एटम्स के बीच में उपस्थित होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अकर इन 3 तरह से हो सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 1 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 2 बॉन्ड बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जब 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो कैसे बॉन्ड बनेंगे, आपका 3 पेयर बनेगा, यानी कि आपका ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल की यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड इसको नहीं बोलोगे, ठीक है, अलग अलग है। जब एक ही मॉलिक्यूल, 2 एटम्स के बीच में, केवल हम जब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं
पर्टिकुलर उस दो एटम के बीच में अगर एक से अधिक बॉन्ड होगा, जैसे यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है, उसके बीच में आपके क्या है 2 बॉन्ड है, 2 नाइट्रोजन, उसके बीच में कितने हैं आपके 3 बॉन्ड हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर डबल ट्रिपल का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर आपका क्या है, ये 3 अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा 3 सिंगल बॉन्ड्स, इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी को, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रोजन जो मैंने कहा था वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जो कि आपके अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। मतलब अगर हाफ फिल्ड है, ठीक है, ये अनपेयर्ड है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ज़रूरी कंडीशन जो होती है कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट, ठीक है। यहाँ पर मतलब ऑर्बिटल की सॉरी कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, यहाँ पर बात होती है कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाए, पेयरिंग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आइए कोवेलेंसी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं एटम्स के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड एज योर कोवेलेंसी, ठीक है। यो ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है और वो आपका एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, जिसको नोट डाउन करना है इसलिए मैंने ये ओपन कर रखा है, यू कैन नोट डाउन, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है, आपका अलग अलग वैलेंसी आपको देखने को मिलेगी। Lone pair of electrons get excited in the subshell of the same shell to form the maximum number of unpaired electrons. Maximum covalency is shown in excited state. कहने का मतलब ये है ग्राउंड स्टेट में देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके सब शेल्स में हैं वो क्या होते हैं, जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं, अभी हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स, जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, अनपेयरिंग हो जाती है, लेकिन उसी शेल में रहता है, याद रखना, उसी शेल के दूसरे सब शेल में क्या होगा, वो चला जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पेयर्ड पोजीशन में है, लेकिन उसको जब बॉन्डिंग करनी होती है तो क्या होगा, ये सब बंद करो, मैं भेज दूंगी या लिख लो बेटा उसको, डोंट डू दिस थिंग, ठीक है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड हैं, एक अप स्पिन में है, एक डाउन स्पिन में है। जब वो एक्साइटेड होता है तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उछल कर क्या हो जाएगा, दूसरे सब शेल में चला जाएगा, जो कि उसी शेल में होगा, दूसरे शेल में नहीं जाएगा, दूसरे सब शेल में जाएगा, उसी में, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, हाइब्रिडाइजेशन में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 3, 4, 5 एंड 6 पीरियड एलिमेंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, आपका जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल अपना ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। अगर वो खाली है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बात समझ रहे हो, अगर किसी को चाहिए तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब कहने का ये है कि अपना ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। इफ एन एलिमेंट शोज ऑड और इवन वैलेंसी इन ग्राउंड स्टेट देन इट विल शो ऑड और इवन इन एक्साइटेड स्टेट विद द डिफरेंस ऑफ 2। ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी इस पॉइंट को क्या कहना चाह रहा है। कोवैलेंसी जो होगी आपकी एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में, डिफरेंस जब देखोगे कोवैलेंसी का तो 2 का डिफरेंस आएगा, अगर 3 था तो 5 हो जाएगा, 4 था तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है। प्रोमोशन रूल क्या कहता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द सेम ऑर्बिट, ठीक। आगे देखो इसमें समझ में आएगा कोवैलेंसी जो हम कह रहे थे। देखो ये आपका नाइट्रोजन का क्या है, एक एटम है, ये ग्राउंड स्टेट में है, अभी ग्राउंड स्टेट में है, तो 2s2 and 2p3, ठीक। अभी इसमें क्या है, अगर आप चाहो कि एक्साइटेशन पॉसिबल हो तो इट इज नॉट पॉसिबल, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रहा है, ये अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, है ना। यहीं तक क्या होता है, ये आपके जितने भी सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हर तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए वो अपना ऑक्टेट को क्या करेगा, एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी है यहाँ पर, 3। अब आ जाओ फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस आपका क्या है, नाइट्रोजन के नीचे है, ठीक है, उसके पास आपके क्या है, डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डी उसके पास ऑर्बिटल है जिसमें अपना वो डी सबशेल है जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर भेज सकता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फॉस्फोरस का, 3s2 and 3p,
है ना। यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी है, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ समझना, जो मैं उस पॉइंट को बोल रही थी कि एक्सप्लेन करूँगी, ठीक। उसके बाद ये PCl3 की बात है, यानी 3 क्लोराइड आएंगे और यहाँ पर आपके क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे PCl3। लेकिन आपने PCl5 भी पढ़ा है, PCl5 पॉसिबल है क्योंकि फॉस्फोरस के पास D सब शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर क्या है, जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर क्या करेगा, आपका 3D में देखो चला जाएगा, गया है ना। तो कितने हो गए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, यहाँ पर एक्साइटेड होकर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था एक्साइटेड होकर क्या हो गया, यहाँ पर चला गया। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए, 5। कोवेलेंसी में डिफरेंस दिखा 3 और 5, 2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 2 जो साथ में थे वो क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए ना। बात समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई तो बोलो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सबको समझ में आया, नहीं आया, देखो ये आपका ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, पेयर्ड है, एक क्या है आपका, पेयर्ड है। अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी में क्या होगा, अनपेयरिंग होगी, ठीक है। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, आगे वाले सब शेल में जाएगा। ये क्या है आपका 3D, ये एक ही सब एक ही शेल में आते हैं ना, N। बात समझ रहे हो, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि, सॉरी यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास D ऑर्बिटल है, यहाँ पर D ऑर्बिटल नहीं है। बात समझ में आ रही है, इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर कहाँ चला गया, आपका 3D में चला गया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे, यहाँ पर कितने हो गए, 5। वही मैं कह रही हूँ, कोवेलेंसी में डिफरेंस दिखा 3 और 5 का, ठीक, 2 से डिफरेंस आएगा, ठीक। इसीलिए NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो अपना ऑक्टेट, नाइट्रोजन जो है अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं। उसी तरह से OF2 जो है वो एग्जिस्ट करेगा, OF4, OF6 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, आपका d ऑर्बिटल नहीं है। उसी के नीचे जो सल्फर है SF4 वो एग्जिस्ट करता है, SF6 आपने पढ़ा है, ये भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि इनके पास जैसे फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल था उसी तरह सल्फर के पास भी क्या है, आपका d ऑर्बिटल उपस्थित है। तो जब एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग होगी, तो उसी तरह से एक्साइटेड होकर वो क्या होगा, d ऑर्बिटल में चला जाएगा और अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर लेगा और कोवेलेंसी का डिफरेंस 2 से दिखेगा आपको। बात समझ में आ रही है ना। देखो सल्फर का, देखो सल्फर का आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपका 3s2 3p4। बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 एक्साइटेड स्टेट हो सकती हैं। पहला एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, बाहर की तरफ कौन सा है, 3p वाला है, देखो इधर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होगा, यहाँ जाएगा, देखो गया। पहले यहाँ कोवेलेंसी कितनी थी, 1 और 2, केवल 2 ही बॉन्डिंग हो सकती थी, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई, 2, SF2 बन सकता है। जब पहला एक्साइटेशन स्टेट आएगा तो क्या होगा, ये जो है आपका ये एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कोवेलेंसी हो गई, 1 2 3 और 4, SF4 कोवेलेंसी 4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो अंदर इलेक्ट्रॉन है आपका 3s वाला, उसकी अनपेयरिंग हो जाएगी और वो 3D में चला जाएगा, दूसरे वाले उसमें, ठीक है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो यहाँ पर SF6 भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो, 2 का डिफरेंस आ रहा है। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोवेलेंसी का कब ऑर्बिटल एक्सटेंड करेगा अपना ऑक्टेट, जब उसके पास d ऑर्बिटल उपस्थित होगा। सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल कहीं भी नहीं होता है, इसलिए आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो बहुत से ऐसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। आपका फॉस्फोरस कर सकता है, सल्फर कर सकता है ना, ठीक। उसके बाद सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स इन एक्साइटेड स्टेट। इसमें आइए, नोट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली 3 4 5 6 पीरियड एलिमेंट्स फॉर्म देयर कंपाउंड्स इन एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, आपका बेरिलियम में आ जाओ। बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और 2s2। तो 1s2 तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, बात आती है 2s2 की। तो 2s2 कोवेलेंसी इसकी कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, कोई भी आपका बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है।
अब यहाँ पर जब एक्साइटेशन होगा तो ये जो आपका है यहाँ पर इसकी अनपेयरिंग हो जाएगी और वो आपका नेक्स्ट 2p में चला जाएगा। तो यहाँ पर कोवेलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, यानी कि 2 क्लोरीन यहाँ पर आकर इससे बॉन्डिंग कर सकता है, इसीलिए BeCl2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से कार्बन का देखो, कार्बन में देखो क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो बात आती है 2s2 और 2p2 की, 1s को नहीं लेना है ना। ठीक, तो आपका 2s2 एंड 2p2 यहाँ पर कोवेलेंसी कितनी है आपकी 2 है ना। उसके बाद देखो जब ये आपका एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, जंप होके एक यहाँ चला गया, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई 4। ठीक है, तो यानी एक S और 3p sp3 अभी पढ़ाऊंगी मैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो यहाँ पर आपका मीथेन 4 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ क्या करेंगे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं CH4। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड था। जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा सोचने वाला है, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े। देखो रीजंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड, क्यों कुछ तरह के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, वही जो मैंने कहा डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए क्या क्या एग्जिस्ट करेगा आपका PCl5 एग्जिस्ट करेगा, SF4 SF6 एग्जिस्ट करेगा और ये जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन इट इज नेसेसरी दैट सेंट्रल एटम मस्ट बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पर ध्यान रखना, अभी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, देखो जैसे PF5 ये एग्जिस्ट करेगा, PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि P आपका फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बात समझ में आ रही है, इसलिए इस पॉइंट को समझो। फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप चाहते हो कि डी ऑर्बिटल जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, उसके लिए जरूरी होता है कि जो एलिमेंट आ रहा है, जो एटम आ रहा है, वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी वो अपने लिए डी ऑर्बिटल एक्साइटेड होगा और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, तभी एक्साइटेड स्टेट आएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर देखो आपका PH3 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के बाद से क्या एक्साइटेड स्टेट जो आएगी यहाँ पर डी ऑर्बिटल में जाएगा, तो ये किसके लिए करेगा, ये केवल आपका PCl5 के लिए करेगा, PH5 के लिए नहीं करेगा। अभी मैंने समझाया, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, केवल यही ध्यान में मत रखना कि डी ऑर्बिटल है तो हर तरह का वो कॉम्बिनेशन करेगा, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। डी ऑर्बिटल उसी के लिए वो प्रमोट करके जाएगा इलेक्ट्रॉन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। भाई जाहिर सी बात है ना, जो अपने जिसके अंदर क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन को घसीटने की, जो सामने वाले को एक्साइटेड कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा उससे। तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब क्या है आपके, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये फॉस्फोरस को क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं, हाइड्रोजन नहीं कर पाता है ये चीज़। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए ये मॉलिक्यूल आपके एग्जिस्ट करते हैं और ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आती है आपकी कि जेनॉन जो है ऑलवेज फॉर्म्स कंपाउंड विथ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ओनली, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के कारण। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज साइज ऑफ वैलेंस शेल डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। दिस फिनोमिना अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड ऑफ एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। उसके बाद आती है स्टीयरिक क्राउडिंग। स्टीयरिक क्राउडिंग क्या होती है, जो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें पता है साइज क्या होता है, बढ़ता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एलिमेंट्स आपके जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा रहे, लेकिन अगर दोनों बड़े रहेंगे तो वो चीज़ आपका क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी। या तो दोनों छोटे रहें, अगर दोनों बड़े बड़े रहेंगे देन इट विल नॉट एग्जिस्ट। जैसे यहाँ पर देखो फ्लोरीन छोटा है, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन, ठीक है, तो PF5 एग्जिस्ट करेगा, PI5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टीयरिक क्राउडिंग का मतलब यही होता है, अगर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बात को समझना, समझ लो कि मैं फॉस्फोरस हूँ, मेरे पास 5 हाथ हैं, ठीक है,
लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल आ जाएगा तो मेरा 3 तरफ का हाथ तो वही घेर लिया है, अब मेरे पास जगह ही नहीं है बॉन्डिंग देने के लिए। बात समझ रहे हो ना? तो साइज भी यहाँ पर मैटर करेगा, स्टेरिक क्राउडिंग भी क्या करेगी, मैटर करेगी। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी तो वो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, ज़्यादा बल्कि ग्रुप आ जाएगा तो बॉन्डिंग नहीं होती है ना? ठीक है, तो यहाँ पर SF4, SF6, IF7 ये आपके एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो चीज़ मॉलिक्यूल्स हैं आपके ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अगर टाइम चाहिए तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं ठीक है, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट डाउन। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आया है, आइडेंटिफाई करिए कौन से आपके जो कंपाउंड्स वो एग्जिस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपका हिटलर और लंदन ने दिया था, और उसको और आगे एक्सटेंड किसने किया था? आपका पॉलिंग और स्लेयर ने। इसके मेन पॉइंट्स क्या है? ये भी कोवेलेंट बॉन्ड को ही लेकर और एक्सप्लेनेशन किया है। इन्होंने बताया था ओवरलैपिंग के बारे में कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ओवरलैपिंग के कारण होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी? जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, हाफ फिल्ड वैलेंस शेल्स, उनके बीच में आपकी क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। जब ओवरलैपिंग होती है तो ऑर्बिटल्स को क्या होना पड़ता है? एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। पता चल रहा है, देखो एक ऑर्बिटल यहाँ, एक ऑर्बिटल यहाँ, अब क्या है वो पास में तो है, लेकिन क्या है डायरेक्शन, आप समझ रहे हो ना? इट शुड बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इन प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर है ये आपका। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड रहेगा। ठीक है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है 2 चीज पर निर्भर करती है। नंबर 1 है आपका नेचर ऑफ ऑर्बिटल, कैसा ऑर्बिटल है। दूसरा है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ऑर्बिटल में आपने पढ़ा है SPDF, है ना? ये पढ़े हो आपका टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में SPDF। अब बात आती है कि कौन सी ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कौन सी उससे कम, और कौन सबसे कम आपकी जो होगी। तो सबसे पहला जो आपका होता है नंबर ऑफ शेल्स, देखो 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 3 3। ठीक है, तो देखो 1s और 2p का जो ओवरलैपिंग होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। 2s और 2p का क्या होगा? उससे कम होगा, और सबसे कम 3s और 3p का होता है। PDF आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स मोर ओवरलैपिंग। s ऑर्बिटल आपका क्या होता है? उसमें कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसकी ओवरलैपिंग क्या होती है? बहुत अच्छी नहीं होती, लेस ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि कौन सा ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो PP का ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद SP का होगा उससे कम, और सबसे कम SS का होता है। डायरेक्शनल जो होते हैं उनकी ओवरलैपिंग क्या होती है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। यानी PP देखो कितने अच्छे से ओवरलैपिंग हुआ है, मैक्सिमम ओवरलैप हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब आप P और S की बात करते हो उसके बाद PS आएगा, और सबसे कम क्या होगा? आपका SS होगा। ठीक है ना? उसके बाद नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, कोएक्सियल हो रहा है कि कोलैटरल हो रहा है। मतलब अगर एक ही एक्सिस में एक्सिस में आ रहा है तो क्या होगा? आपका ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगी। कोलैटरल है अगर इधर उधर हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या होगा? आपका ओवरलैपिंग आपकी लेस होगी। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ था और ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग की बात आएगी, उसी तरह से यहाँ पर भी आपका होगा। PP का ज़्यादा अच्छा होगा, फिर SP का, और सबसे कम किसका होगा? SS का होगा। 2 तरह के बॉन्ड हम पढ़ते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? आपका एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन कोलिजन जिसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका SS भी होगा, आपका PP भी होगा, और SS भी होता है, SP भी होता है। ठीक है, वो भी टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं कैसे होते हैं? डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। मैक्सिमम ओवरलैपिंग जितनी होगी आपकी ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा क्या होगा? बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। देयर कैन बी ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। याद रखिएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं? केवल 1 सिग्मा बॉन्ड। अक्सर आता है, पूछता है इतने कार्बन के बीच में कितने सिग्मा कितने पाई, है ना? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखिएगा केवल 1 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है 2 एटम्स के बीच में।
अब 3 तरह से ही ओवरलैपिंग करते हैं तब आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 देखो एस, ठीक है, जैसे कि आपका H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, उसमें एस की ओवरलैपिंग होगी, ये भी आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, जैसे कि आप बात करो HF, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है HF, ठीक है, तो फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, इस तरह की ओवरलैपिंग में भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है आपका PP ओवरलैपिंग, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, फ्लोरीन है, इस तरह में क्या होता है आपका PP ऑर्बिट, जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एक्सिस में जाके क्या कर रहा है, ओवरलैप करता है, तो ये भी आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। फिर आ जाओ पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वाइज लैटरल ओवरलैपिंग होगी, मतलब बहुत अच्छे से एक्सिस में नहीं रहेगा, वो साइड वाइज, ठीक है, ये देखो, ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत अच्छे से नहीं होती है, क्या होती है, पार्शियल होती है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग होती है इसमें, इसलिए ये बॉन्ड्स कैसे होते हैं, आपके वीक बॉन्ड्स होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जैसे एग्जांपल के लिए O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल में आपका क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। O2 में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक पाई बॉन्ड, 2 बॉन्ड होता है ना, O2 के कितने होते हैं, 2 बॉन्ड। अब 2 में से मैंने क्या कहा ऊपर कि 2 एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, तो एक दूसरा क्या बच गया, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। याद रखिएगा, ओनली Py एंड Pz ऑफ ऑक्सीजन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही आपके क्या करते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं वही आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पाई बॉन्ड आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अभी डिफरेंस पढ़ाऊंगी मैं, है ना, ठीक। उसके बाद पाई बॉन्ड आपका वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक। पाई बॉन्ड आपका नॉन डायरेक्शनल होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसा था, डायरेक्शनल था आपका। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग इन जेड एक्सिस, आपका जब जेड की एक्सिस की ओवरलैपिंग होती है तो उसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी आपका क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखो, चलो ये क्वेश्चंस करो तो थोड़ा सा नोट डाउन करिए, इस क्वेश्चंस को जल्दी से नोट करिए एंड टेल मी द आंसर, या फिर बोर्ड से देखकर जस्ट सॉल्व इट एंड देन लेटर ऑन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसका क्या आंसर होगा। अभी तक जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, करो। ठीक, चलिए आंसर्स डिस्कस करते हैं एंड यू क्रॉस चेक योरसेल्फ कि कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया, करें, है ना। चलो ये रहे आंसर्स, देखो पोटेंशियल, थर्ड ऑप्शन क्या था, इफ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम देन स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। थर्ड ऑप्शन क्या था आपका, क्या होगी एनर्जी, मैं बता रही थी ना उसमें ग्राफ पढ़ाया था, क्या कहा था मैंने, एनर्जी मिनिमम हो जाती, तो ऑप्शन कौन सा होगा, मिनिमम। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो कितने हुए, 6, ठीक है। बॉन्डिंग में कितना, एक एक पार्टिसिपेट वैसे कर लिया है ना, कितना हुआ, क्लोरीन Cl2, क्या क्वेश्चन क्या था, देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, है ना, ठीक। आगे बढ़ो, देखो देखो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, 2s ओवरलैप से बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है आपका, जब 2p ओवरलैप साइड वाइज करता है, ठीक है। पाई बॉन्ड वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन में क्या क्या दिया था आपका, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। पाई बॉन्ड जो है वो एक्सियल ओवरलैप से नहीं बनता है, मैंने कहा था ना, ठीक है, यानी वो गलत हो गया। सिग्मा बॉन्ड वीक होता है, नहीं, मैंने क्या कहा था, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो वही सब चीज़ें हैं ना। अब ये एलिनी स्ट्रक्चर आपका दिया है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है। देखो एक सिग्मा बॉन्ड इसके बीच में, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड इसके बीच में, एक सिग्मा बॉन्ड इसके बीच में, 2 सिग्मा, 1 पाई और 1 पाई, यानी 2 सिग्मा और 2 पाई, सिंपल कैलकुलेशंस था ये, ठीक। उसके बाद आइए आपका क्या है, 5th क्वेश्चन क्या था आपका, विच ओवरलैप इज इन्वॉल्व इन HCl, हाइड्रोजन का क्या S और क्लोरीन का क्या P, तो ऑप्शन क्या होगा आपका Sp, 1 मिनट, है ना, ठीक है, Sp, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्या था 6th क्वेश्चन आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। अभी हम डायरेक्शनल बता रहे, किसके बारे में पढ़ाए हैं? कोवेलेंट के बारे में तो बताए हैं। और कोई बॉन्ड मैंने बताया है अभी तक? नहीं ना बताया है। फिर ठीक, उसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए क्या था आपका। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ, मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं ये। ओवरलैपिंग एसएस में भी नहीं होती, वो सिग्मा बॉन्ड में होती है। हेड ऑन भी किस में होती है? सिग्मा में होती है। कोलैटरल कहा था ना, साइड वाइज या फिर कोलैटरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या था आपका? 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा बॉन्ड होगा? पढ़ाया था ये भी, कौन सा होगा? 1s bond has maximum strength due to the small orbital size. नेक्स्ट आ जाओ, 9th क्वेश्चन क्या था आपका? नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, CH3 CH CH CH3, तो काउंट करते जाओ एक। ठीक है, पहले पूरा ओपन स्ट्रक्चर आप क्या करो, बना लो, पूरा खोल लो, स्ट्रक्चर को खोल लो, उसके बाद ही बना पाओगे। देखो खोल लिया स्ट्रक्चर को, तो 1 2 3 4 सिग्मा, 5 6 सिग्मा, 7 8 9 10, कितने हो गए? 10 सिग्मा बॉन्ड्स। और कितने हो गए आपके? 1 2 3 पाई बॉन्ड्स। ठीक है ना? तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि 2 एटम्स के बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो वो क्या है आपका? पाई बॉन्ड। अगर एक ही बॉन्ड है तो उसको सिग्मा काउंट कर लो, पाई का कोई सवाल ही नहीं आया, है ना? पाई का सवाल कब आएगा? जब आपका डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, सिंपल पाई और सिग्मा काउंट करना था। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।